गुलामों का शौक पूरा करते करते और कितने मर्दों को खाएगी तू मणिकर्णिका? राजकुमारी से डायन बनेगी क्या? सिर्फ गुलामों का शौक है मुझे, और कोई तो नहीं। पर इन गुलाम मर्दों के साथ करती क्या है तू? ये आप ना जाने तो ही बेहतर है। माँ, कुछ चीजों से पर्दा नहीं हटाया जाता। माँ से जबान लड़ाती है। सही कह रही है मेरी बच्ची। अब वो 18 साल की हो गई है, उसे करने दो जो करना है। मुझे पता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। एक बात याद रखना बेटी मणिकर्णिका, तू शामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार की इकलौती राजकुमारी है। तुम्हारी उम्र एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पर फिसलने का डर होता है। आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज मुझे सुंदर नगर राज्य के लिए निकलना है। वहाँ 4 दिन बाद मौत के खेल का आयोजन हुआ है। वहाँ के राजा नागेंद्र ने मुझे खास न्योता भेजा है। खेल में बहुत सारे गुलाम हिस्सा लेने वाले हैं। बस एक ध्यान रखना, किसी गुलाम से शादी मत करना, शादी मत करना, शादी मत करना। 2 कौड़ी की गुलाम, चप्पल पहनने की भी औकात नहीं है तेरी। कहाँ से ऐसी करामाती किस्मत के सितारे लेकर पैदा हुआ तू? गुलाम होकर सीधा राजकुमारी मणिकर्णिका से शादी करने के सपने? सुंदर नगर राज्य में हर कोई गुलाम नील जैसी किस्मत मांग रहा था। हर चौराहे नुक्कड़ पर नील और मणिकर्णिका की शादी की चर्चा हो रही थी। सब बोल रहे थे कि कीचड़ में खिला हुआ कमल राजगद्दी पर बैठने वाला है। आखिर कैसे खुल गई थी किस्मत एक गुलाम की? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ था? क्या सच में गुलाम नील की शादी एक राजकुमारी से होगी? क्या गुलाम सच में राजा बनेगा? आइए जानते हैं। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसके शरीर में गर्म धाराएं दौड़ने लगी और नील उठ खड़ा हुआ। राजदत्त को इसकी उम्मीद तक नहीं। थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होने लगती। उसके शरीर से लाल रंग का गर्म तरल पदार्थ बहने लगा। सबको लगा वो खून है, लेकिन ये देह शोधन तकनीक थी जिसमें शरीर को जितना पीटा जाता वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने पार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा? तो फिर ये ले। राजदत्त ने नंदी सहस्त्र मुष्टिका से नील पर हमला कर दिया, जिसकी ताकत 10 परमाणु बमों के बराबर थी। तो नील कई फुट दूर जाकर गिरा। शोरगुल थम गया। नील पर इसका गहरा असर हुआ। तभी उसकी आत्मा में बसे 9 दिव्य नागों की शक्ति जाग उठी। नील की कुंडलिनी शक्ति के 4 चक्र एक साथ चमकने लगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ। ये देख वहाँ बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस हमले से कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन नील ने राजदत्त की पूरी ताकत सोख ली थी। तेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने एक जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक ही मुक्के में वो धूल भागते हुए कई फुट दूर जा गिरा। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे और मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये त्रिकोदर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। लगता है मेरी तलाश पूरी हुई। मणिकर्णिका के खास मंत्री वृकोदर ने जब नील की कहानी बताई तो मणिकर्णिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सुंदर नगर राज्य में डेथ मैच में गुलामों के लिए एक नियम बनाया गया था। अगर एक भी गुलाम राज परिवार के किसी भी योद्धा को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन गुलामों की जिंदगी नरक से बदतर थी और इन्हीं गुलामों के बीच कैद था 16 साल का नील वायुपुत्र, जो कोई आम कैदी नहीं था। 3 साल पहले की बात है। 13 साल का नील अपने पिता राजा वीरेंद्र वायुपुत्र को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचा था। पिताजी, पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? तभी उसकी नजर एक अंधेरे कोने में पड़ी हुई बड़ी सी कुर्सी पर पड़ती है। वो कुर्सी के सामने जाता है और अपने पिता का चेहरा देखकर दर्द और डर से चीख पड़ता है। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? किसने किया ये सब? राजा वीरेंद्र का चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था। चलिए जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं बेटे, बहुत देर हो चुकी है। महर्षि भृगु की किताब को अपने चाचा
नागेंद्र और यजुवेंद्र से बचा कर रखना। अब तुम ही वायुपुत्रों की आखिरी उम्मीद हो नील। राजा वीरेंद्र का शरीर बेजान होकर एक तरफ गिर पड़ता है और नील के आंसू फूट पड़ते हैं। पिताजी! तभी उस कमरे में नील के दोनों चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। नागेंद्र सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस नील को और गुलामों के कैद खाने में डाल दो। अचानक हुई इस घटना से नील घबरा जाता है। वो अपने चाचाओं को सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, चाचा जी ऐसा मत कीजिए, पिताजी को बचा लीजिए। अचानक एक थप्पड़ की गूंज उस कमरे में गूंज उठती है जो नागेंद्र ने नील के मासूम चेहरे पर मारा था। तेरे बाप के अंदर महान और ईमानदार बनने का कीड़ा था, उसकी सजा अब तुझे भुगतनी पड़ेगी। ले जाओ इसे और रोज इतना पीटो कि हर दिन ये अपनी मौत की भीख मांगे। सैनिकों ने नील को बेड़ियों में कैद कर लिया। एक दिन पहले तक जिस युवराज के आगे वो सिर झुकाते थे, आज उसके बाल पकड़कर घसीट रहे थे। नील चिल्ला रहा था, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, धोखेबाज, गद्दार। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेने जरूर लौटूंगा, याद रखना तुम दोनों। सिर्फ नील ही नहीं, उसकी इकलौती बहन नीलिमा को भी इन धोखेबाजों ने कैद कर लिया था, जो सब सिंधु आश्रम में पढ़ने गई थी। उसे अपने पिता की मौत और भाई को गुलाम बनाए जाने का कोई अंदाजा नहीं था। नील अपनी बहन को बचाना चाहता है और उसके लिए उसे इस कैद से निकलना जरूरी था। डेथ मैच के नियमों के मुताबिक मैं जीत गया और अब आपको मुझे और इन सारे गुलामों को आजाद करना होगा। राजदत्त की हार उसके पिता युजवेंद्र और बड़े चाचा नागेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई। नागेंद्र किसी चोट खाए घायल सांप की तरह फुकार रहा था। वो इतनी आसानी से नील को छोड़ने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, इतनी आसानी से नहीं नील, तुझे आजाद छोड़कर मैं इतने बरसों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैदान में फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नागेंद्र ने अपना हाथ लहराया और नीली बिजली की तलवारें हवा में घूमते हुए नील को घेरने लगी। नील जानता था कि वो नागेंद्र का सामना नहीं कर सकता। नागेंद्र बिजली की गति से नील की तरफ दौड़ा। नील बस अपनी मौत को सामने देख रहा था। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाइए महाराज नागेंद्र, उसे छोड़ दीजिए। नागेंद्र के कदम वहीं रुक गए। मणिकर्णिका, आप जानती भी हैं आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? एक गद्दार के बेटे को, जो मौत की सजा पाया हुआ एक गुलाम है। याद है आपने मुझे एक वचन दिया था, उस वचन के बदले मैं इसका जीवन दान मांग रही हूँ। नागेंद्र ने अपनी तलवार पटक दी। सम्राट बिंदुसार की बेटी की बात टालने की औकात नागेंद्र की नहीं थी। नील के साथ बाकी गुलामों की बेड़ियां भी खोल दी गई। वो सब आजाद होकर अखाड़े से बाहर जाने लगे। प्रजा के लोग खुशियां मनाने लगे। मणिकर्णिका को देखकर नील बोला, शुक्रिया राजकुमारी, मैं आपके एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। वो दिन आज ही आएगा नील वायुपुत्र। मणिकर्णिका की बात का मतलब नील समझ नहीं पाया। वो बाकी गुलामों के साथ सुंदर नगर से बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग नगर की सीमा के पास पहुँचे, सारे गुलामों पर लोहे का जाल फेंक दिया गया और वो फिर से बंदी बना लिए गए। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, आसमान गरजने लगा और लोहे की बड़ी सी हांडी जमीन पर आकर गिरी। उसमें से एक घिनौना सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गई। नील गरजा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, अघोरा। अघोरा ने नील को अपनी हांडी में खींचा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर फरार हो गया। सबके चेहरे मौत के डर से सफेद पड़ चुके थे। आखिर कौन था अघोरा और नील को कहां ले गया? किसने भेजा था उसे और अब वो क्या करेगा नील के साथ? क्या ये मणिकर्णिका की कोई चाल थी या किसी और की साजिश? कैसे बचाएगा नील अपना राज्य और अपनी बहन को? क्या वो ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज ही डाउनलोड करें और फ्री में सुनना शुरू करें। देश का सबसे धमाकेदार शो महागाथा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।